नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री लर्निंग में। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत अपोलोजाइज, क्योंकि बीच में एक लंबा गैप हो गया, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसकी वजह थी थोड़ा सा मैं अपने रिसर्च के काम में व्यस्त था और मेरा फाइनल सबमिशन था, इसलिए मैं सोचा उसे कंप्लीट कर लूँ, तब फिर फाइनली इस पर लगूँ। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ समय समय पर आपसे बातचीत की जाएगी। और आरओ का एग्ज़ाम भी आ गया है, उसकी डेट भी आ गई है, 11 फरवरी को है, और मैं खुद आरओ को दे रहा हूँ, और इसलिए हम और आप सब मिलकर साथ साथ तैयारी करेंगे। जो भी मैं पढ़ूँगा अपने लिए उसको आपके लिए भी शेयर करूँगा। पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो पीडीएफ शेयर करेंगे, बाकी अगर बोर्ड पे लेक्चर की रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी वो तो रेगुलर मोड में आएगा ही आएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, आपको शायद याद नहीं होगा, देखे नहीं होंगे वीडियो तो, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो 3 एंग्लो फ्रेंच या कहें एंग्लो कर्नाटिक वार हुए थे, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद अब जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, जो उसी में जो अगला सेक्शन है, अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने रास्ते से सारी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को हटा चुकी है। अब वो भारतीय शक्तियों को पराजित करने के क्रम की ओर बढ़ रही है, और उसी क्रम में वो सबसे पहले बंगाल को जीतती है। तो आज बंगाल और अंग्रेज, उनके बीच में क्या टसक होने वाली है, कि उनके बीच में क्या संबंध होने वाले हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, उन सबसे कई बार सवाल पूछा जाता है हमारे एग्जाम में है। तो मैं आज बंगाल और अंग्रेज इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। और यहाँ से मैंने एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है। मैंने सोचा है कि बहुत डिटेल में, चूँकि समय कम है, इसलिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो डायरेक्ट एग्ज़ाम को हिट करें। तो मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। वो फिर जब हम लोग दूसरे वीडियो, उसका डिटेल वीडियो कभी फिर देखा करेंगे तो उसमें सब एक एक चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। फिलहाल इसमें जो कुछ मैंने कवर किया है उससे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। आप इसको देखिए, इसके अलावा कोई किताब मत पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने जो टाइटल आज चुना है, बंगाल और अंग्रेज। और बंगाल की अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्यकाल में बंगाल हुआ करता था, तो ये बंगाल आज का पूरा पश्चिम बंगाल और पूरा बिहार और पूरा उड़ीसा तब के बंगाल में समाहित हुआ करता था। तो जिस 18th सेंचुरी के बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं, मुगल पीरियड के उत्तरोत्तर वाले बंगाल की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और पूरा बिहार, ये सब सम्मिलित था। उस बंगाल की हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ये बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ब्रिटिश के लिए इतना उपयोगी साबित होगा। ये 18th सेंचुरी में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ये आप जब किताब पढ़ेंगे कोई स्टैंडर्ड बुक, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलेगी। 18th सेंचुरी में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। और ये वही बंगाल है जब दिल्ली सल्तनत के पीरियड में इसे भगौड़ों की शरणस्थली कहा गया था, इसे जहानुमाबाद, गर्दाबाद के नाम से जाना जाता था। तो उस समय इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, इसमें बहुत सारे विद्रोह हुआ करते थे। लेकिन वही बंगाल अब मुगल पीरियड में आकर के उत्तरोत्तर काल में भारत की एक प्रकार से भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा है। एक फ्रेंच यात्री है जिसका नाम है बर्नियर, इसने किताब लिखी है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। उसने इस अपने प्रसिद्ध संस्मरण में लिखा है कि बंगाल में धन आने के 100 रास्ते हैं, किंतु जाने का एक भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। कहना ये चाह रहा है कि बंगाल में हर तरफ से धन आ रहा है, लेकिन यहाँ से धन बाहर नहीं जाता है। ये बात ये शो करती है कि बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समृद्ध क्षेत्र रहा था, और उसको जीतने के बाद अंग्रेज़ों की जो आर्थिक समृद्धि थी वो बहुत बढ़ गई। और अंग्रेज़ों के पास जो बहुत बड़ी समस्या थी, वे भारतीय वस्तुएं जब खरीदते थे तो उस वस्तुओं को खरीदने के बदले वो भुगतान कैसे करें उनके, इसके बदले उनको अपने देश से सोना और चांदी लाना पड़ता था, और उसके बदले भारतीय वस्तुएं खरीदते थे। लेकिन जब बंगाल को उन्होंने विजय किया है आगे चल करके, तो बंगाल जीतने के बाद उनकी ये समस्या हमेशा के लिए सुलझ गई। अब यहीं पर आप देखना, वो राजस्व वसूलेंगे, और उसी राजस्व जो वहाँ से जो उनको पैसा मिलेगा, जो धन मिलेगा, उसी से वो बंगाल की वस्तुओं को खरीदेंगे यहाँ की, हिंदुस्तान की, और उसका व्यापार करेंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उस समय कहते हैं कुल निर्यात का 60% अकेले बंगाल करता था। कुल भारतीय निर्यात का 18th सेंचुरी में
60% अकेले बंगाल करता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बंगाल की समृद्धि का। और निर्यातित वस्तुओं में बहुत सारी सोरा है, अफीम है, नील है, ये तमाम वस्तुएं हुआ करती थी, नमक है। तो ये दिखाता है कि बंगाल बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो बंगाल में हम जब अध्ययन करते हैं तो बंगाल के नवाबों को हम सबसे पहले देख लें। बंगाल में हम जब आगे देखेंगे कि बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां करेगा। लेकिन आज क्वेश्चन चूँकि बहुत डिफ़िकल्ट रूप से पूछ रहा है, आरओ में खास करके पूछा जा रहा है। आरओ में आपने अंदाज़ा लगाया होगा जब आप उसका हिस्ट्री का पेपर एनालाइज करेंगे तो एंशिएंट इंडिया का, जब वो ये पूछ सकते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जो ऐतिहासिक नहीं है, जिनका विवरण हर जगह नहीं मिल रहा है, उन तीर्थंकरों का जब वो क्रम पूछ रहे हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना वो डीप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर। तो मैंने ये जो है, जो बंगाल में नवाब हैं, मैंने उनका क्रोनोलॉजी सहित एक उनका क्रम आपको याद कराने की कोशिश की है। आप उसको देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये सवाल हो सकता है आपको बहुत कठिन लगे अगर पूछ दिया। आप मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम जानते हैं और मीर जाफ़र जानते हैं। अगर वो यही रख दिया मुबारिकुद्दौला और सैफुद्दौला और सरफराज खां, शुजाउद्दीन, अब कह रहा है इनको आप क्रम से लगाइए। अब आपको हो सकता है ये सवाल बहुत कठिन लगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। बंगाल के नवाबों का क्रम पूछा गया है, तो आप इसको क्यों स्किप करें, आप इसको देखते चलिए। तो सबसे पहले जो बंगाल का प्रथम नवाब होगा, जो बंगाल को स्वतंत्र कराएगा, वो होगा मुर्शिद कुली खां। उसके बाद में शुजाउद्दौला आएगा। इसका टाइम पीरियड हम देखते चले, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा मोटा मोटा एक इनका क्रम तो याद होना चाहिए। तो 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां रहेगा। इसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक रहेगा। इसके बाद सरफराज खान आएगा, ये 1739 से 40 तक रहेगा। फिर अलीवर्दी खां आएगा, इसके बाद ये 40 से 56 तक रहेगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलीवर्दी खां। इसके बाद सिराजुद्दौला आएगा, ये 1756-57 तक रहेगा। फिर मीर जाफ़र आएगा, 1757 से 60 तक रहेगा। फिर मीर कासिम आएगा, ये 60 से 63 तक रहेगा। और फिर मीर जाफ़र आएगा, ये 1763 से 65 तक आएगा। और इसके बाद नजमुद्दौला 1765 से 66, और फिर सैफुद्दौला 1766 से 70 तक रहेगा। और अंतिम नवाब जो होगा, अगर यही सवाल कभी पूछ दे कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो हो सकता है बहुत मुश्किल सवाल लगे आपको। ये 1770 से 65 तक रहेगा। अब इनमें आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। जैसे अलीवर्दी खां है, तो अलीवर्दी खां इसके काल में इसने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। अब मीर कासिम है, इसके समय में जो ये नवाब बनता है, और इसके बाद नजमुद्दौला बनता है। इसके समय दो बहुत महत्वपूर्ण संधियाँ होती हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 और इलाहाबाद की दूसरी संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला के समय आप देखेंगे कि प्रसिद्ध युद्ध प्लासी का युद्ध हो रहा है। और उसी तरह जो है 64 ये मीर जाफ़र, इसके समय एक बहुत महत्वपूर्ण बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध होने वाला है। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनको एक एक करके सारी हम समझेंगे। लेकिन आज हम मुर्शिद कुली खां के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो मुर्शिद कुली खां ये दक्षिण का एक ब्राह्मण था मूल रूप से, और इसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, इसलिए बाद में वो मुस्लिम बन गया। तो मुर्शिद कुली खां एक दक्षिण का ब्राह्मण रहता है, उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इसका मूल नाम बहुत कम किताबों में लिखा मिलता है, मोहम्मद हादी था। अगर कभी यही सवाल पूछे कि मुर्शिद कुली खां का मूल नाम क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद हादी था। 1700 में इसे दीवान बनाया जाता है बंगाल का, और 17 साल तक इसने जो है दीवान के रूप में काम किया। लेकिन 1717 में ये वहाँ का सूबेदार बना दिया गया, और 1717 में सूबेदार बनते ही कहते हैं इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये वही टाइम है जब महान मुगलों का समय बीत चुका है, और उत्तरवर्ती मुगल और एक प्रकार जो कमज़ोर उसके उत्तराधिकारी हैं उनका शासन आने वाला है। और इस समय मुगल साम्राज्य लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। और उसी समय जो स्थानीय शक्तियां हैं वो अपने आप को एक एक करके स्वतंत्र घोषित कर रही हैं। उसी क्रम में हम देखेंगे हैदराबाद स्वतंत्र हो जाएगा, उसी क्रम में अवध स्वतंत्र होगा, उसी बंगाल स्वतंत्र होता है, और रोहेलखंड के बंगस अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो कई जो स्थानीय शक्तियाँ रहती हैं उन्होंने अपने आप को एक एक करके स्वतंत्र घोषित करना जब शुरू किया, और उसी क्रम में 1717 में जो मुर्शिद कुली खां है उसने भी बंगाल में अपने आप को
स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन याद रखना ये चीज़ है कि स्वयं को स्वतंत्र तो घोषित कर दिया, किंतु इसके बावजूद वो मुगल बादशाह को नजराना भेजता रहा, क्योंकि अभी जो केंद्रीय सत्ता थी भारत में वो मुगल बादशाह ही था, और उसको डर था अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो मुगल बादशाह उस पर अटैक कर दे या उसके यहाँ प्रशासन को स्वीकार न करे और उस पर हमला करे। तो इसलिए उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, किंतु स्वतंत्रता की घोषणा के बावजूद मुगल बादशाह को नजराना भेजता रहा, मुगल दरबार में नजराना भेजता रहा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी आपको कि बंगाल का वो कौन नवाब था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के बावजूद भी मुगल बादशाह को या मुगल दरबार में नजराना भेजता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसने जो स्थापना की है वो नासिरी वंश की स्थापना की है, ये इम्पोर्टेंट है। कभी आपसे पूछे कि मुगल बादशाह किस वंश का था, सॉरी ये मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में किस वंश की स्थापना की, या मुर्शीद कुली खां किस वंश से संबंधित है, नासिरी वंश है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भू राजस्व विशेषज्ञ था। और जब भू राजस्व विशेषज्ञ है तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में माहिर होता है, जिस फील्ड का उसे ज्ञान होता है, वो उसी में काम करता है। और उसने किया भी, भू राजस्व के क्षेत्र में इसने बहुत सुधार किए। क्या सुधार किया इसने? खालसा भूमि का इसने विस्तार किया। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो सीधे शासक के अंतर्गत होती थी, जिसके राजस्व पर सीधा सुल्तान कहा क्या या सूबेदार का या जो भी कहें शासक का अधिकार होता था। तो उसने खालसा भूमि का विस्तार किया और किसानों को उसने तकावी ऋण बांटे, और बंगाल में इजारेदारी की प्रथा को उसने शुरू किया। इजारेदारी मतलब ठेकेदारी प्रथा है। किसान परेशान न हो इसलिए उनको ऋण दिए गए ताकि अपने बैल, अपने बीज, अनाज सब खरीद सकें और समय पर फसलों की बुआई कर सकें, और जब वो संपन्न होंगे, उनके पास धन होगा, तो वो राज्य को राजस्व देंगे। इसलिए उसने और एक चीज़ जो उसने की बंगाल में, इजारेदारी, ठेकेदारी की प्रथा की शुरुआत कर दी। ठेकेदारी की प्रथा जब उसने शुरू की तो जो परंपरागत जमींदार थे वहाँ के, उनको नुकसान होने लगा। अब ये यहाँ पर ये नियम हो गया कि अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही वहाँ की ज़मींदारी दे दी जाएगी। इससे हुआ ये, जो नगरीय क्षेत्र के व्यापारी लोग थे उन्होंने वहाँ पर ज़मींदारी को प्राप्त करना शुरू कर दिया, और अब जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत ज़मींदार वर्ग था वो रिप्लेस कर दिया गया। अब सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ज़मींदारों को हो रहा है, इसलिए ज़मींदार उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। अब जब उसने इतने सुधार किए तो कहते हैं राजस्व बहुत बढ़ गया। 1.2 करोड़ ईयरली, 1.2 करोड़ उसे राजस्व सालाना की प्राप्ति होने लगी। अब वो और भी संपन्न होता चला जा रहा था बंगाल। लेकिन इन सारे सुधारों से भू राजस्व बंगाल के ज़मींदारों को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए बंगाल के ज़मींदारों ने देखिए 3 बार विद्रोह किया है। कभी ये पहली बार जो विद्रोह हुआ है वो सीताराम, गुलाम अहमद और उदय नारायण ने विद्रोह किया है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि बंगाल में ज़मींदारों ने किस नवाब के विरुद्ध विद्रोह किया था, या किस नवाब की आर्थिक नीतियों से परेशान होकर विद्रोह किया था। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध वहाँ के ज़मींदारों ने विद्रोह किया है, और 3 बार विद्रोह किया है। सीताराम, गुलाम अहमद, उदय नारायण ने पहली बार किया, और दूसरा विद्रोह सुजात खान के नेतृत्व में हो रहा है, और तीसरा विद्रोह नजात खां के अंतर्गत हो रहा है। इसको नजात खां लीड कर रहा है। तो कभी ऐसा भी पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि सुजात खां और नजात खां नामक जमींदारों ने बंगाल में किस नवाब के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसको ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि 1719 में इसने उड़ीसा की विजय की है। उड़ीसा को जीत करके इसने बंगाल में शामिल कर लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि उड़ीसा को बंगाल में शामिल करने का श्रेय किस नवाब को दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मुर्शीद कुली खां, और कब? 1719 में। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसने ढाका की जगह मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया है। कई बार पूछा गया है कि मुर्शिदाबाद को राजधानी किस नवाब ने बनाया था, तो ढाका की जगह मुर्शिदाबाद को राजधानी मुर्शीद कुली खां ने बनाया था। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की विजय, और ये ढाका को राजधानी किसने बनाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। और जो महत्वपूर्ण एक है, हाँ, ये इतने 4-5 चीज़ें इसके अंतर्गत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मूल नाम पूछा नहीं गया है, कभी हो सकता है पूछ लें। और एक सवाल ये बन सकता है
कि स्वतंत्रता की घोषणा के बावजूद मुग़ल दरबार में नजराना भेजने वाला कौन सा नवाब था। अभी आगे हम देखेंगे कि ये एक नवाब ऐसा भी आएगा जो मुग़ल दरबार में नजराना भेजना बंद कर देगा, और उसके पहले एक ऐसा नवाब आएगा जो मुग़ल दरबार में भेजी जाने वाली राजस्व की राशि को आधा कर दिया। तो ये 3 प्रकार के सवाल बनते हैं और कभी भी इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं, इसलिए आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए। और मुझे लगता है इसके अलावा किसी किताब में नहीं दिया हुआ है इससे अधिक, और ना ही आपको इससे अधिक जानने की ज़रूरत है, इसलिए आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए और रिवीजन करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट के आधार पर ही हम कुछ अपनी राय बना पाते हैं और उसमें कुछ रिफॉर्म कर पाते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी ही।